Hello everyone, welcome back to this channel. Today topic is President of America. इस क्लास में हम अमेरिका की संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम अमेरिका का संविधान ही पढ़ रहे हैं। इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अमेरिका का संविधान। फर्स्ट एक कोटेशन है फर्ग्यूसन और मैकनेहरी, उन्होंने कोटेशन लिखी है, उसे रीड करेंगे। The man from Mars reviewing the American Constitution might see the president as a weak executive. मीन्स मंगल ग्रह से आने वाला व्यक्ति अमेरिका के संविधान को पढ़ते हुए समझेगा कि राष्ट्रपति एक निर्बल कार्यपालिका है, ठीक है। सब्जेक्ट टू अ लार्जर एक्सटेंट टू द विल ऑफ कांग्रेस ही माइट कॉल आवर सिस्टम एज डिड द यंग वुडरो विल्सन कांग्रेशनल गवर्नमेंट, but the forceful men who have held presidency have built the office into one of the most powerful executive posts in the modern world. अब किसने लिखी है ये कोटेशन? फर्ग्यूसन एंड मैकनेहरी ने। मतलब अगर जैसे कि आपको पता है एक प्लैनेट है मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह जिसे हम कहते हैं, अगर वहाँ से अगर कोई व्यक्ति आता है और वो अमेरिका संविधान को पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा, जो राष्ट्रपति है वो एक निर्बल कार्यपालिका मतलब कमज़ोर एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ठीक है, जो बहुत सीमा तक कांग्रेस की इच्छा के अधीन है। मतलब कांग्रेस जो कहेगी, अमेरिका की संसद को, पार्लियामेंट को हम कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, वो कांग्रेस की इच्छाओं को ही फॉलो करेगा। वह अमेरिका की शासन प्रणाली को कांग्रेस की सरकार ही कहेगा, ठीक है। लेकिन उन शक्तिशाली व्यक्तियों जिन्होंने इस पद को धारण किया है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, बहुत पावरफुल लोग थे वो, ठीक है, इस पद को अत्यंत शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया है। मतलब उन्होंने जो ये कार्यपालिका सिस्टम है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उसकी शक्तियों को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है, ठीक है। फर्ग्यूसन और मैकनेहरी इन दोनों ने मिलकर इस लाइन्स को लिखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद। आर्टिकल 2, वहाँ पे जो संविधान लिखा गया था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, ठीक है, उसके आर्टिकल 2 में एक छोटा सा वाक्य कहा गया था, द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन अ प्रेसिडेंट, ठीक है। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन सिर्फ हम इस लाइन से पूरा कंक्लूजन नहीं ले सकते कि सिर्फ इतनी सी ही पावर है। डे बाय डे जो प्रेसिडेंट की पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो राष्ट्रपति पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठता है वही उस पोस्ट को और ज़्यादा पावरफुल बनाता रहता है, क्योंकि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इतना डिटेल में नहीं है, तो वहाँ पर निहित शक्तियों का संविधान है, जो कंपलसरी लगती हैं, ज़रूरी शक्तियाँ लगती हैं, उन्हें वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। इसके बारे में ऑग एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। और जैसे कि आपको पता भी है अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो ऑल टाइम न्यूज़ में रहता है ना, पूरे वर्ल्ड में सबको पता होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना है, क्योंकि ये पोस्ट जो है बहुत पावरफुल हो चुकी है और जो इस पोस्ट पर बैठता है वो उसकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है। क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। अगर कोई इंसान राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 2 की क्लॉज 1 में गिवन है कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन कौन बन सकता है, इसकी योग्यताओं के बारे में। फर्स्ट वन इज, वो राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो वहाँ का जन्मजात नागरिक है, मीन्स जो बाय बर्थ जिसका जन्म वहीं पर हुआ है, ठीक है, वहीं पर रह रहा है, और उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स है, जैसे इंडिया में भी 35 है और अमेरिका में भी, ठीक है। और वैसे अमेरिका में कम से कम 14 साल तक वहाँ पर निवास कर चुका हो, रह चुका हो, ठीक है। अब 14 साल तक का मतलब ये नहीं है वो कंटिन्यूस 14 साल रहे, मतलब 35 एज तक वो कम से कम 14 साल का टाइम पीरियड, चाहे बीच बीच में वो कहीं चला जाए, कुल मिलाकर जो सम है उसके रहने का वहाँ पर वो 14 साल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग वो राष्ट्रपति बन सकता है। और अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो वही राष्ट्रपति बनता है जो ऐसे स्टेट में रहता है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, तो जो ज़्यादा लोग वोट दे देते हैं वही प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है।
कम पेंशन, वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट है, उसे ही ये राइट मिला हुआ है कि वो प्रेसिडेंट के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं दे। मतलब वहाँ पर जो राष्ट्रपति का दिया जाता है उसको सैलरी या पे ना कहकर कंपेंशन ही कहा जाता है, मीन्स मुआवजा या क्षतिपूर्ति। ठीक है, कंपेंशन का जो मीनिंग लिया जाता है वो मुआवजा या क्षतिपूर्ति होता है, मतलब अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए। अब स्टार्टिंग में देखें तो अगर कोई राष्ट्रपति बना है तब तो उसकी सैलरी को कम या ज़्यादा कर दिया जा सकता है, लेकिन जब वो बन चुका है तो उसके बाद बीच में कोई भी चेंजेस उसकी सैलरी में नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब पहले इनकी जो एनुअल कंपेंशन था वो $75,000 था। फिर 1999 से 1999 से इनकी जो सैलरी है वो $4 लाख कर दी है। डॉलर वहाँ की करेंसी है, तो अब वहाँ पे पर ईयर वहाँ के राष्ट्रपति को $4 लाख मिलते हैं। और इसके अलावा $50,000 सामान्य खर्च कोष के रूप में दिए जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं उनके उस हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है, और इस पर इनकम टैक्स तो नहीं होता, लेकिन अदर टैक्स लगते हैं। जैसे वो कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो वो अपनी यात्रा पर जो जर्नी है उसमें खर्च कर सकते हैं $1 लाख तक। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो वाइट हाउस में रहते हैं। ठीक है, और वाइट हाउस के लिए भी उन्हें अलग से बजट मिलता है। और जैसे वहाँ की ये हाई पोस्ट है तो उनकी पोस्ट के सम्मान के लिए भी इन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे इन्हें एक प्राइवेट हवाई जहाज़ मिलता है ना, और छोटा सा समुद्री जहाज़ मिलता है। ये इनको फैसिलिटीज़ दी जाती है कि ये कहीं पर भी आ जा सके। नेक्स्ट वन इज़ एजेक्शन, उन्मुक्तियों का मीन्स होता है फ्रीनेस, मतलब इन्हें किन ड्यूटी से फ्री रखा गया है, मतलब इनके साथ क्या नहीं किया जा सकता है ना, जो नॉर्मली हर सिटीज़न के साथ किया जा सकता है, तो इनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन है जो इनके साथ नहीं की जा सकती। जैसे जो अन्य देश के कार्यपालिका प्रधान होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड, उनको भी कुछ छूट मिलती है, तो इसी तरह इनको भी काफ़ी छूट मिली हुई है। ठीक है, जैसे अगर ये कोई भी क्राइम करते हैं तो उसके आरोप में इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इनके अगेंस्ट परमादेश, मैंडामम या आदेश, इंजेक्शन भी जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्हें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, और इन्हें किसी भी न्यायालय में साक्षी बनाकर पेश नहीं किया जा सकता है, मतलब विटनेस बना के प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर ये खुद चाहें तो हो सकते हैं पेश, अगर कोई इन्हें ऑर्डर देगा तो ये उसको मना भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ के राष्ट्रपति हैं जेफरसन, उन्हें एक बार बुलाया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट का कार्यकाल। अगर हम प्रीवियस टाइम की बात देखें तो इस पर काफ़ी डिबेट्स थी कि इनका टेन्योर कितना होना चाहिए। ये कुछ फिक्स नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, जो अमेरिका का संविधान है वो काफ़ी संक्षिप्त है, कम शब्दों में लिखा गया है, तो उसमें कुछ भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी मतभेद था लोगों के बीच में। फिर बाद में काफ़ी डिस्कशन के बाद संविधान के आर्टिकल 2 के क्लॉज 1 में निश्चित किया गया कि जो राष्ट्रपति है उसका टेन्योर कितना होगा, 4 ईयर्स। जैसे आप इंडिया में देखो, यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 ईयर्स का होता है, 4 वर्ष। ठीक है, और वहाँ पे री इलेक्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ये उसमें डिसाइड किया गया। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, जब फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वहाँ के राष्ट्रपति वॉशिंगटन वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो कंटिन्यूस 2 टाइम्स रहे थे, मतलब 8 ईयर्स तक वो प्रेसिडेंट रहे। फिर थर्ड टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ने से ही मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जबकि वो बहुत पावरफुल थे। अगर वो ऐसा करते तो वो जीत जाते, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। फिर इसके बाद और भी काफ़ी सारे प्रेसिडेंट आए, जैसे जेफरसन, जेम्स मुनरो, एंड्रयू जैक्सन, ये भी काफ़ी पॉपुलर थे, इन्होंने भी लेकिन थर्ड टाइम इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। ठीक है, फिर एक राष्ट्रपति आए थियोडर रूजवेल्ट, 1901 से 1909 तक, 1901 से 1909 तक उन्होंने सोचा वो इस ट्रेडिशन को तोड़ेंगे, परंपरा को तोड़ेंगे। ठीक है, और उन्होंने तीसरी बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन रिजल्ट क्या रहा, वो उस इलेक्शन में हार गए। फिर उन्होंने 4th टाइम 1944 में फिर इलेक्शन लड़ा। अब उस इलेक्शन में वो जीत तो गए, लेकिन 1945 में ही उनकी डेथ हो गई और वो उस सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, और फिर 1 मार्च 1951 को
1951 में संविधान में एक 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें ये डिसाइड कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। ठीक है, मतलब जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो 2 टाइम्स तक ही इलेक्शन में इलेक्ट होगा, अदरवाइज 3rd टाइम वो नहीं होगा। पहले वहाँ की ये परंपरा बनी, कुछ लोगों ने मना कर दिया है ना, फिर कुछ ने इसको ब्रेक करना भी चाहा, लेकिन फिर बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन करके इसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया कि अब वहाँ पे कोई 3rd टाइम प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। कौन सा अमेंडमेंट था वो? 22वां संशोधन, 22nd अमेंडमेंट। ठीक है, कब आया था ये? 1 मार्च 1951, 1 मार्च 1951 में। ठीक है, अब इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था, मतलब कोई वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर वर्क कर रहा है, तभी राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, मीन जैसे डेथ हो जाए या किसी और सिचुएशन में आ जाए, तो उस समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पद का कार्य किया गया। जैसे कि इंडिया में भी सिस्टम है, अगर राष्ट्रपति किसी इमरजेंसी में बाहर जाते हैं या फिर पोस्ट खाली हो जाती है, तो जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होता तो उसका काम कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में भी यही सब है और वहाँ पर ये काम किया भी गया। जैसे जब रूजवेल्ट का निधन हुआ था तो ट्रूमैन द्वारा, और कैंडी वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जब उनका निधन हुआ तो लिंडन डी जॉनसन द्वारा इस पोस्ट को धारण किया गया और उन लोगों ने इस काम को किया। अब उसका जो टेन्योर होगा वो भी 10 साल से अधिक नहीं हो सकता, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे वो भी 10 ईयर से ज़्यादा उस पोस्ट पर नहीं रह सकते। ठीक है, इसी संशोधन के अनुसार, मतलब यही जो अमेंडमेंट हुआ है इसके अकॉर्डिंग, युद्ध काल में जब वॉर टाइम होता है, कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पदधारी से चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। मतलब वॉर की कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट को 3rd टाइम इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरा राष्ट्रपति पोस्ट की योग्यताएं और राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 2 में, ये मैंने आपको सब बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम है वो किस तरह से हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।